Hello students, welcome to CACP IAS Academy. Let's start our newspaper analysis. आज का डेट है 15th of May 2025. So आज न्यूज़पेपर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, असम ट्रिब्यून में। तो जो टॉपिक्स मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, एज एवरी डे आई एम सेइंग यू कि आपको अगर इस एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर द एनालिसिस इज अपलोडेड इन द यूट्यूब, सब्सिक्वेंटली द PDF is also got uploaded in the CACP_Assam YouTube channel, sorry, Telegram channel. Students, if you are interested for GS Foundation batch जो कि पूरा 12 months year long कोर्स एक होगा, जिसके लिए टाइम स्लॉट्स है आपकी कन्वीनियंस है 8 बजे से सुबह, दोपहर 3 बजे या फिर शाम को 7 बजे भी एक बैच है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको 1 साल पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। एंड इफ यू वांट मोर एंड मोर डिटेल्स तो आप इस नंबर पे ही कॉल कर लीजिए। So let's see what are the topics that today we will be discussing. Today from GS3 we will be discussing एंटी नक्सल ऑपरेशन। तो हम आज देखेंगे थोड़ा सा क्या न्यूज़ है और उसके साथ साथ नक्सल क्या है, अबाउट द नक्सलबारी मूवमेंट वी विल जस्ट सी इट। देन इंडिया तुर्की अजरबैजान ट्रेड, वो भी न्यूज़ में है, वेरी इंपॉर्टेंट। तुर्की ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की भी न्यूज़ में था एज पर इंडिया तुर्की रिलेशन। देन वी विल सी, जैसे कि लास्ट CNA में हमने कवर किया था अबाउट द CPI इन्फ्लेशन, तो WPI इन्फ्लेशन का भी आज आया है उसका नंबर्स, तो वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियाज़ सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन। नेक्स्ट GS पेपर 2 से 2 टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग। वन इज़ द अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना डिस्प्यूट और फ्री स्पीच वर्सेस सेडिशन, जो आसाम ट्रिब्यून में एक बहुत ही अच्छा राइटअप आया। So next, last one will be the dress code which has been assigned for 2 Karnataka temples, which will fall under your Indian Society GS paper 1. So let's see the first news, that is anti-Naxal operation. तो क्या है, 21 डे एंटी नक्सल ऑपरेशन चला है अराउंड द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे नक्सल मारे भी गए हैं। ऑलराइट, तो हमें ये न्यूज़ की इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये GS3 में आता है, इंटरनल सिक्योरिटी में आता है, और जो हमें पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑपरेशन नेम्स, ऑपरेशन क्या है, और रेड स्पेशली हम आज देखेंगे कि रेड कॉरिडोर स्टेट्स क्या है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द स्टेट्स बिलोंग टू द रेड कॉरिडोर, तो कौन सा है कौन सा नहीं है वो आपको देखना है। और मेन्स ओरिएंटेड हम देख सकते हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, LWE का मतलब है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म क्या है वो भी हम देखेंगे। मतलब ये मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक अप्रोचेस, तो जैसे कि स्टूडेंट आई हैव टोल्ड यू दैट आई विल बी फोकसिंग टिल 8th of June ऑन प्रीलिम्स, तो मीन्स हम कुछ दिन बाद उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, तो पहले हम रेड कॉरिडोर को देख लेते हैं। रेड कॉरिडोर स्टेट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, ऑलराइट, ये वाला, झारखंड, ये उड़ीसा, ये वाला, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्रा, और वेस्ट बंगाल और बिहार। वेस्ट बंगाल और बिहार वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। अगर आप देख रहे हो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ आंध्रा एंड तेलंगाना, दे आर वेरी वेरी इफेक्टेड, कि अगर आप यहाँ पर देख लो तो रेड कलर वाला बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। तो यहाँ पर जो आंध्रा वाला रीजन है और छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, दैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टेड। तो कुछ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में भी आता है, कुछ कर्नाटका में भी इफेक्टेड है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो बहुत ज़्यादा जो है ये वाला है, तो ये वाला जो है ना, इसको ही रेड कॉरिडोर बोला जाता है। सो दीज आर द स्टेट्स व्हिच बिलोंग टू द रेड कॉरिडोर। ऑलराइट, सो ये नक्सलिज्म एक्चुअली क्या है, व्हाट इज़ अबाउट द अपराइजिंग। तो नक्सलिज्म जो है ये एक ऐसा आइडियोलॉजी है कि अगर ग्रुप को, अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को अगर अपने राइट से वंचित रखे कि वो राइट्स ना दे, तो वो ऑन द बैरल ऑफ द गन वो अपना राइट लेंगे। सो नक्सलिज्म जो आइडियोलॉजी है, इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ माओइज्म। ऑलराइट, ओके, आइडियोलॉजी ऑफ माओ जेडोंग, जिसको हम माओइज्म बोलते हैं।
All right. So it began with the uprising in Naxalbari uprising in 1967 in West Bengal. ये याद रखिए, इट इज़ वेरी पॉपुलर, आप लोगों को पता ही होगा. Inspired by the Maoist ideology advocating armed rebellion for tribal and rural empowerment, कि ट्राइबल लोगों का और रूरल लोगों का जो अधिकार है उसको वो मांगने के लिए वो ऑन द बैरल ऑफ द गन वो अपना अधिकार मांग लेंगे. ठीक है. सो दैट इज योर नक्सलिज्म. नेक्स्ट, इंडिया, तुर्की, अजरबैजान. सो इंडियाज ट्रेड रिलेशन विद तुर्की एंड अजरबैजान एमिड पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट. तो कुछ एक न्यूज़ आर्टिकल में आया है कि इंडिया का और तुर्की का जो रिलेशन डिस्कस हुआ है इस बार आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बाद. तो कुछ डेटा हमें मिला आज न्यूज़पेपर में, हम देखते हैं. सो इट विल कम अंडर योर इकोनॉमी बिकॉज ट्रेड के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करें, उसके साथ साथ दो डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करें तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आएगा. तो दैट्स वाई आई हैव कवर्ड दिस इन GS3 एज वेल एज GS2. ऑलराइट. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रीलिम्स के लिए हो सकता है रिगार्डिंग तुर्की एंड, बट इट इज़ वेरी ट्रिवियल फॉर योर प्रीलिम्स, बट मेंस के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. सो लेट्स सी कि जो डेटा आया है आज जैसे अगर आप इंडिया के साथ अगर तुर्की का ट्रेड वॉल्यूम देखते हो आप, तो इंडिया का एक्सपोर्ट अगर देखते हो, इंडियाज़ एक्सपोर्ट मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो है $6.65 बिलियन. ऑलराइट, विच इज़ वेरी गुड नंबर. 1.5% ऑफ इंडियाज़ टोटल एक्सपोर्ट. और इंडिया जो तुर्की से इंपोर्ट करता है दैट इज़ लेस, दैट इज़ 3.78 बिलियन, जो कि इंडिया का टोटल इंपोर्ट का 0.5% है. तो इंडिया में यहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम. सो इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस. सिमिलर इज़ विद द अजरबैजान ऑल्सो. इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस जहाँ पर और भी ज़्यादा मतलब 89.67 मिलियन, जो कि 0.02% है. तो ये परसेंट याद नहीं है, जस्ट आप याद रखिए कि तुर्की के साथ ज़्यादा है, अजरबैजान के साथ कंपैरेटिवली कम है, वो याद रखने से हो जाएगा. ऑलराइट. सो रिसेंट कंटेक्स्ट में क्या है, तुर्की और अजरबैजान जो है वो इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया है ऑन पाकिस्तान उसको कंडेम किया है. तो अगर ज़्यादातर कंट्री अगर इंडिया को सपोर्ट करता है, पर तुर्की और अजरबैजान जो है उसने उस अटैक को कंडेम किया है. जहाँ पर अगर आप 2023 में देखो, तुर्की में जो अर्थक्वेक जो हुआ था, तो इंडिया वाज द फर्स्ट वन टू रेस्पॉन्स विथ एड, जिसका नाम दिया था इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त. ऑलराइट. बट अनफॉर्चुनेटली तुर्की ने कंडेम किया है अबाउट द ऑपरेशन सिंदूर. ना उसके साथ साथ तुर्की हैड सप्लाइड ड्रोन्स टू पाकिस्तान. तो इंडिया में जो ड्रोन अटैक हुआ है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर एज अ रिटेलिएटरी स्टेप, तो वो जो ड्रोन पाकिस्तान ने भेजा था इंडिया में वो भी टर्किश ड्रोन था. दैट इज योर कंफर्म्ड बाय आवर डिफेंस और आवर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. सो लेट्स सी मेजर ट्रेड आइटम्स. तो हम देख लेते हैं इंडिया और तुर्की. इंडिया से तुर्की में सबसे ज़्यादा मिनरल फ्यूल्स और ऑयल, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, केमिकल, टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील का ज़्यादा बिजनेस है. मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा है वहाँ. तुर्की से इंपोर्ट इंडिया करता है जैसे कि मार्बल, गोल्ड, एप्पल्स, वेजिटेबल, मिनरल ऑयल, केमिकल, पर्ल्स और सीमेंट. अजरबैजान में अगर देखते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट्स टोबैको, टी, सीरियल्स, रबर, पेपर, सेरेमिक प्रोडक्ट्स, और इंडिया इंपोर्ट करता है लेदर, एनिमल फॉडर, ऑर्गेनिक केमिकल्स और एसेंशियल ऑयल्स. नाउ दिस इज टू नोट हियर कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर अजरबैजान्स क्रूड ऑयल. ऑलराइट. तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन. अजरबैजान जो है इंडिया में जो तेल भेजता है, तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ अजरबैजान इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रूड ऑयल. So note this. Next, WPI इन्फ्लेशन. WPI का फुल फॉर्म क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स. ठीक है. सो क्या न्यूज़ है कि WPI इन्फ्लेशन जो रेट आया है वो है 0.85%, जो कि पिछले 13 महीने में सबसे ज़्यादा कम है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. तो हम क्या देखेंगे, हम पहले देखेंगे अबाउट WPI. तो WPI जो है अनलाइक CPI, WPI
सिर्फ और सिर्फ गुड्स का, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का चेंज इन प्राइस एट द होलसेल लेवल ट्रैक करता है कि होलसेल में जो आप सामान खरीदते हो, ओनली गुड्स नॉट सर्विसेज. व्हाई नॉट सर्विसेज स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट सर्विसेज, व्हाई WPI डज नॉट टेक अकाउंट इनटू सर्विसेज? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. तो जो गुड्स है, गुड्स का जो प्राइस चेंज होगा रिटेल लेवल में नहीं, होलसेल लेवल में, उस प्राइस ट्रैकिंग को कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स. ऑलराइट, विच इज पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते कि ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर की जगह वो ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स लिख देते हैं. सो वो इकोनॉमिक अफेयर्स अगर होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में जाएगा, इकोनॉमिक एडवाइजर अगर लिखते हैं आप तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जाएगा. तो बेस ईयर क्या है, वो 2011-12 है. और दीज आर द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ WPI: प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स. तो यहाँ से प्रीलिम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि ये 3 कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है. सबसे ज़्यादा वेटेज है WPI में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर यू. आप CPI और WPI का डिफरेंस बहुत अच्छे से यहाँ से देख लीजिए इस PDF से. CPI ऑलरेडी आई हैव बीन डिस्कस्ड इन द लास्ट एनालिसिस. आज हमने WPI देखा है, पर ये डिफरेंस जो है आप यहाँ से पढ़ लीजिए कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और तो डेटा क्या है कि मार्च में 2.05 था, अप्रैल में 1.19% है, विच फेल 0.85% और 13 मंथ लो. तो ये प्राइस कम होने की रीज़न क्या है? रीज़न है कि फूड आर्टिकल और फ्यूल और पावर में इंडिया में ये 1 मंथ में डिफ्लेशन देखने को मिला, मतलब दाम कम हुए हैं. और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में डिसइन्फ्लेशन देखने को मिला है. मतलब देखिए, डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस कम होना, डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज स्लो होना. ये 2 डिफरेंस है कि अगर प्राइस कम हो रहा है, अगर मान लीजिए पिछले महीने 100 रुपया था, अभी ये 91 रुपीज़ हो गया है, दैट इज डिसइन्फ्लेशन, सॉरी दैट इज डिफ्लेशन. 100 रुपये से अगर 91 हो जाए वो डिफ्लेशन है. तो मान लीजिए पहले 100 रुपये से 120 रुपया बढ़ा था, 20 रुपया बढ़ा, पर नेक्स्ट मंथ 120 रुपये से 130 रुपये बढ़ा. दैट मीन्स पहले के महीने में 20 रुपये इंक्रीज हुआ, इस महीना 10 रुपये इंक्रीज हुआ है. दैट मीन्स इन प्राइस राइज जो हुआ है वो स्लो हुआ है. दैट इज योर डिसइन्फ्लेशन. ऑलराइट, ये 2 डिफरेंस आप याद रखिए. और उसके साथ साथ प्राइस होने का जो कम होने का जो रीज़न है, उसमें मॉनसून ऑल्सो प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल. कि IMD ने इस बार फोरकास्ट किया है अर्ली मॉनसून, ऑनसेट ऑफ अर्ली मॉनसून इन केरला एंड इट विल बी अबव द नॉर्मल रेनफॉल फॉर इंडिया. इस बार ज़्यादा बारिश होने की संभावना है. तो इसी वजह से एग्रीकल्चर, अगर बारिश बहुत अच्छा खासा बारिश होगा तो एग्रीकल्चर में वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा. तो इसकी वजह से लोगों को कोई भी रश नहीं है, तो इसी वजह से एग्रीकल्चर विल बी गुड एंड हेंस प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा. पॉजिटिव फॉर एग्रीकल्चर आउटपुट में फर्दर ईज फूड इन्फ्लेशन. तो आने वाले समय में फूड इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा कम हो सकते हैं. हाउएवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज क्रिटिकल. मतलब बारिश तो ज़्यादा होने वाला है, पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्रिटिकल है. कि ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि गुवाहाटी में बारिश मतलब मान लीजिए कि आप गुवाहाटी के बाहर रह रहे हो तो वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो गुवाहाटी में भी होगा, तो वो इट इज़ नॉट नेसेसरी. किसी जगह पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी जगह पर बारिश बहुत कम हो रहा है, तो देयर इज़ अ चांस. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है क्लाइमेट चेंज. और अगर आप देखते हो कि शहर में बहुत ज़्यादा बारिश आज के डेट में कम हो रहा है, बिकॉज इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ अर्बन हीट आइलैंड. तो ये एक टॉपिक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अर्बन हीट आइलैंड. ये भी मैंने किसी एक CNA में डिस्कस किया था. अगर आप एक रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपको पता होगा. तो स्टूडेंट्स, दिस ऑल्सो माय रिक्वेस्ट, अगर आप रेगुलरली देख रहे हो और आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो आप CACP IAS अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए. और वीडियोस जो आप देख रहे हो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक भी कीजिए. और जो एनालिसिस के अंत में जो MCQs दिए जाते हैं उसके आंसर्स भी कमेंट में हमको बोलिए. नेक्स्ट इज इंडियाज़ सिक्योरिटी डॉक्ट्रीन.
तो देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही आउटलाइन इंडिया सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, मतलब कि इंडिया का जो सिक्योरिटी मेजर्स है, कैसे इंडिया अपना सिक्योरिटी ठीक रखेगा, तो उसके बारे में उन्होंने एक स्पीच दिया था। टू हिट पाकिस्तान ईच टाइम इट लॉन्चेस टेरर अटैक, मतलब हर बार पाकिस्तान जब अटैक करेगा तो इंडिया रिटेलिएट करके बहुत जोर से हिट करेगा। दैट इज इंडियाज न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन, यूजिंग द आउटफिट्स इट एड्स एंड अबेट्स। सो सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन? इट रेफर्स टू अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क आउटलाइनिंग हाउ अ नेशन defends its territorial integrity, sovereignty and national interest from internal and external threats। जो दो थ्रेट है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, उसको कंट्री कैसे डिफेंड करेगा, वही है नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। तो इंडिया का जो करंट पोस्चर है वो रिटेलिएटरी पोस्चर है, कि अगर आप अटैक कर रहे हो, आप मार रहे हो, तो आपको भी जोर से मारा जाएगा, स्पेशली अगेंस्ट द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। ऑलराइट, इंटरनल सिक्योरिटी वर्सेस एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी मतलब कि कंट्री के अंदर अगर कुछ ग्रुप्स, इंसर्जेंट ग्रुप्स अगर कंट्री में एक्सट्रीमिज्म स्प्रेड कर रहे हैं, तो वो हो गया इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे कि मैटर इन मणिपुर, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने नक्सलिज्म डिस्कस किया, दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी। अभी थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, थ्रेट फ्रॉम चाइना, ये होगा आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। क्या है? इट इज़ एन एडवाइजरी बोर्ड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। ये याद रखिए, प्रीवियसली मोर इंक्लूसिव विद मेंबर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड, मिलिट्री, डिप्लोमेसी और एकेडेमिया। तो यहाँ के जो वेरियस फील्ड्स में जो एक्सपर्टीज़ है, उन सब का एक बोर्ड था, उसको कहा जाता है नेशनल एडवाइजरी सिक्योरिटी बोर्ड। पोस्ट 2014 द फोकस शिफ्टेड टू सेंट्रलाइज सिस्टम अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो आज जो हमारा जो NSA जो है, अजीत डोवल जी, तो ये इस बोर्ड को लीड कर रहे हैं आज के डेट में। ऑलराइट, तो ये कब हुआ? ये पोस्ट 2014 हुआ। नेक्स्ट, इंडिया शिफ्ट इन सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान का जो एक डॉक्ट्रिन है जिसको कहा जाता है इन्फ्लिक्ट 1000 कट्स। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान इंडिया को कैसे थ्रेटन करेगा? इंडिया में अलग अलग जगह पर टेरर अटैक करके, जैसे कि मुंबई ब्लास्ट, ताज होटल में टेररिस्ट का हमला, ऑलराइट, JNK में टेररिस्ट अटैक। तो इंडिया में अलग अलग जगह पर टेररिस्ट भेज के जो अटैक इंडिया में किया गया है, तो वही है इन्फ्लिक्ट 1000 कट्स, या फिर इसको ये भी कहा जाता है पाकिस्तान के तरफ से ब्लीड इंडिया इनटू 1000 कट्स, ये भी कहा जाता है। तो ये कुछ नहीं है कि पाकिस्तान अपने टेररिस्ट को भेज के इंडिया को क्षति पहुंचाना चाहता है। तो इंडिया का जो डॉक्ट्रिन है कि अभी अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर अटैक होगा तो इंडिया पलटवार जोर से करेगा। तो स्ट्राइक बैक एट पाकिस्तान ईच टाइम अ टेरर अटैक ऑकर्स। तो आप देखोगे कि उरी में भी हुआ, पुलवामा हमला में भी ये हुआ, उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ है कॉस्ट ऑफ रिटेलिटरी वारफेयर। अगर जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को वार, प्रॉक्सी वार जो भी करते हैं, तो क्या होता है, इकोनॉमिक बर्डन एक स्टेट का होता है, पैसा बहुत खर्च होता है और एक न्यूक्लियर रिस्क रहता है। जो जैसे कि दोनों ही कंट्री, इंडिया पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, तो एक रिस्क रहता है कि भविष्य में अगर बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो जाए तो न्यूक्लियर वार होने के चांसेस है, विच इज़ वेरी मच फैटल, एकदम ही फैटल है, उससे ज़्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, एक बहुत ही अच्छा एक एंगल हमें मिला आज न्यूज़पेपर में, जो कि है जियोपॉलिटिकल प्रॉक्सी वार। तो मतलब यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान तो लड़ रहे हैं, तो अगर आप विमान देखते हो तो इंडिया के इंडिजिनियस विमान भी है। तो इंडिया ने रशिया से भी S-400 लिए है एंड डिफरेंट अदर कंट्रीज से डिफेंस सिस्टम लिए है, प्लेन लिए है, रफाल जैसे फ्रांस से हाल ही में ख़रीदा गया, US से एमुनेशंस खरीदे गए। सिमिलरली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा US एमुनेशंस यूज़ करते हैं, चाइनीज़ वेपन्स यूज़ कर रहे हैं। तो प्रॉक्सी, जियोपॉलिटिकल प्रॉक्सी वारफेयर का मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल मिला है कि इंडिया पाकिस्तान
बाहर के कंट्रीज़ के वेपन यूज़ करके ये एक टेस्टिफाई वर्ल्ड कर रहा है, मतलब इंडिया पाकिस्तान नहीं, अदर कंट्रीज़ कर रहे हैं कि ये S-400 ये कैसे काम करता है, ये रफ़ाल कितना पावरफुल है, ये मिग कितना पावरफुल है, JF-17 ये कितना पावरफुल है। ठीक है, तो वो हर एक एयरक्राफ्ट, हर एक एयर डिफेंस सिस्टम ये कैसे काम कर रहा है। सो इट इज़ अ प्रॉक्सी वारफेयर, कि अगर एक बहुत बड़ा वार अगर होना है तो उससे पहले चेक किया जा रहा है कि अच्छा इंडिया पाकिस्तान वो दोनों तो लड़ रहे हैं, तो उससे वर्ल्ड आइडेंटिफाई कर रहा है कि अच्छा ये वाला जो इक्विपमेंट है ये कैसे काम करेगा, अगर एक बड़ा सा युद्ध हो जाए तो ये कैसे काम करेगा, उसका पावर वहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही एंगल है, आप ये 3 पॉइंट पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसको कहा जाता है जियो पॉलिटिकल प्रॉक्सी वॉरफेयर। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश चाइना डिस्प्यूट। तो अरुणाचल प्रदेश के न्यूज़ आज के ऊपर है बिकॉज अरुणाचल प्रदेश ने फिर से चाइना ने फिर से अरुणाचल प्रदेश के कुछ बहुत से जगह के नाम उसने रीनेम किया है, कि जैसे कि वो अरुणाचल प्रदेश के वो जगह जो है वो उनका ही है। तो ये है एक, इसको कहा जाता है क्रिएटिव नेमिंग। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इसने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश वाज, इज एंड विल, था, है और रहेगा इंडिया का एक पार्ट। और ये चाइना जो क्रिएटिव नेमिंग कर रहा है अरुणाचल प्रदेश के जगह पर, अरुणाचल प्रदेश को ही अलग नाम से बुलाते हैं वो लोग, तो इट डज नॉट हेम्पर इंडियाज इंटीग्रिटी। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इनएलिनेबल पार्ट था और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो जो अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्या बोल के बुलाता है उसको बोलता है ज़ैंगनान प्रोविंस या फिर सदर्न तिब्बत। और इस कुछ अरुणाचल प्रदेश के पार्ट को वो चाइना क्लेम करता है उनके टेरिटरी है, तो उसके ऊपर अटैक भी हुआ था और सीनो इंडिया वार में 1962 में, पर वो क्या नहीं हुआ, वो फिर से मतलब वो डेस्केलेट करके वो पीछे चले गए थे। ऑलराइट, सो इंडिया का स्टैंड तो वही है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि जो भी कर रहा है चाइना, इट डज नॉट अफेक्ट इंडियाज इंटीग्रिटी, इंडिया सोवनिटी। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से इंडिया का इंटीग्रल पार्ट था और रहेगा, वो है इंडिया का स्टैंड। ऑलराइट, यहाँ पर एक वर्ड देखिए, यहाँ पर सलामी स्लाइसिंग। सलामी एक इट इज़ अ क्विजीन, सलामी, चिकन सलामी होता है वो, स्लाइसिंग। तो शायद आप देख सकते हैं कि सलामी क्या है, इसको कैसे स्लाइस किया जाता है, बहुत ही पतला पतला स्लाइसेस किया जाता है, फिर सर्व किया जाता है। तो चाइना का ये जो स्ट्रेटजी है, डिफरेंट अदर कंट्रीज़, मतलब अरुणाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो, उस जगह को अपना क्लेम करना, मतलब एक बड़े से कंट्री के एक छोटे से हिस्से को वो काट के अपने पास ले लेना चाहता है, उसको कहा जाता है सलामी स्लाइसिंग। सो अ मेथड ऑफ स्लोली एंड इंक्रीमेंटली एनक्रोचिंग अपॉन अनदर कंट्रीज टेरिटरी। बहुत जल्दबाजी नहीं, वार नहीं, धीरे धीरे एनक्रोच वो करता है, उसको कहा जाता है सलामी स्लाइसिंग। तो सलामी को ना बहुत ही स्मूथ और स्लोली काटा जाता है। तो ये कुछ नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल एंड लीगल वॉरफेयर है। ऑलराइट, फिर भविष्य में ये ऐसा कर सकता है। द सेम हैपेंड विद द साउथ चाइना सी ऑल्सो। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट जो है वो कि भी किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, पर उसको भी चाइना इसी टैक्टिक से अपना क्लेम करता है। नेक्स्ट, फ्री स्पीच वर्सेस सेडिशन। ये जो आर्टिकल आया है ये एक छोटा मोटा एक राइटअप है, ये आया है आपके असम ट्रिब्यून में, कि ये भी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड ही है। क्या है कि रिसेंटली पता होगा आपको कि असम में अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से इंडियंस, मतलब असम के हो या दूसरी जगह के हो, उन्होंने प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट दिए हैं इन सोशल मीडिया। तो क्या वो सिडिशन कहा जाएगा, क्या वो देशद्रोह कहा जा सकता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सिडिशन का मतलब है देशद्रोह। सो अगर आप आईपीसी को देखते हो 124A सेक्शन, विच इज़ एक्चुअली रिपील्ड बाय द बीएनएस नाउ, वो कहता था कि कोई भी कार्य, कोई भी एक्ट, कोई भी स्पीच जो कि हिंसा, कंटेम्प्ट और एक्साइट्स डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट के कोई भी लॉ के अगेंस्ट में घृणा, कंटेम्प्ट या फिर डिससेटिस्फेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट क्रिएट किया जाए, उसको सिडिशन बोला जाता है। पर बीएनएस ने ये चेंज किया है, बिकॉज गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होना इट डज नॉट मीन देशद्रोह।
आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो सकते हो, डज नॉट मीन कि आप देशद्रोही हो। पर जो प्रो पाकिस्तानी स्टेटमेंट है तो उसको मैं कहूँगा कि हाँ भाई, शायद वो शायद नहीं, हाँ मेरे हिसाब से वो एक सेडिशन कहा जा सकता है। ऑलराइट, तो ये पहलगाम अटैक अप्रैल 22 को हुआ, फिर हुआ ऑपरेशन सिंदूर। पैरेलली इंडियन स्टेट पर्टिकुलरली असम में ये देखा गया कि देयर वर मल्टीपल अरेस्ट फॉर प्रो पाकिस्तान पोस्ट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट एक्शन ऑन सोशल मीडिया। तो क्रिटिसिज्म ऑन गवर्नमेंट एक्शन को सिडिशन बोल के अरेस्ट किया जाएगा या फिर प्रो पाकिस्तान पोस्ट के लिए ये किया जा सकता है? दैट इज ए टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट मैटर हियर। सो ये सोचने वाली बात है। सो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देखें कि हाँ भाई आर्टिकल 19 हमें, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 इट प्रोवाइड्स अस द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसके साथ साथ एक कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है कि आप जो मर्जी वो नहीं बोल सकते हो। कि अगर आपके कोई स्टेटमेंट अगर इंडिया के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हानि पहुंचा रहा है तो उसमें आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। अगर वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को ब्रीच कर रहा है तो वो भी आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। पब्लिक ऑर्डर, अगर गवर्नमेंट ने मना किया है कि इसको मत बोलिए तो आप उस पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ भी नहीं जा सकते हो। डिसेंसी और मोरालिटी की, अगर आपका जो स्टेटमेंट वो इंडिसेंट है, इमोरल है, किसी के इज्जत को वो डिमोरलाइज डिमीन कर रहा है तो तब भी आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के आदेश को अगर आपने उल्लंघन किया है, डिफेमेशन किया है या फिर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस कि आप ऐसे ऐसे स्पीच दे रहे हो कि लोग बाग ऑफेंस करने में आ जाए, तब भी आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल। ऑलराइट, सो द लास्ट इज ड्रेस कोड फॉर कर्नाटका टेम्पल्स। ठीक है, सो हम देखते हैं कौन से दो टेम्पल में यहाँ पर ड्रेस कोड लगाया गया है। कि एक है करवीर निवासिनी महालक्ष्मी टेम्पल, जो कि एक शक्तिपीठ है, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज साइट इन इंडिया। ऑलराइट, महाराष्ट्र में है। और एक है दक्षिणाचा राजा ज्योतिबा टेम्पल, ये भी लॉर्ड ज्योतिबा उनका टेम्पल है। ऑलराइट, दीज आर द टू टेम्पल। ये नाम आ सकता है कि ये कौन से स्टेट में है, कर्नाटका में है या महाराष्ट्र में है, दैट यू हैव टू सी। सो स्टूडेंट्स, यू नीड टू करेक्ट हियर, ये कर्नाटका नहीं होगा, दैट विल बी महाराष्ट्र, इट विल बी महाराष्ट्र। ऑलराइट, ओके, ये जो मंदिर है वो कोल्हापुर में है, कोल्हापुर इज इन महाराष्ट्र। तो देखते हैं कि व्हाट आर द ड्रेस कोड, कि द टेम्पल्स अलाउड साड़ी, सलवार कमीज, धोती, पैजामा, कुर्ता। जो अलाउ नहीं करेगा वो है रिवीलिंग क्लॉथ्स और वेस्टर्न क्लोथिंग, वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, इसमें लेके बहुत सारे लोग डिबेट भी कर सकते हैं अबाउट द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये लोगों का चॉइस है क्या पहन के जाए, क्या पहन के ना जाए। तो ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए सिर्फ ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, पर एपीएससी के लिए ट्रिवियल है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर टेम्पल कमिटी अगर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है कि भाई आप ये पहन के मंदिर नहीं आ सकते हो, क्या वो जस्टिफाइड है? कि आपको ये जस्टिफाइड लगता है कि नहीं लगता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, देयर आर 4 MCQs 1, 2, 3 एंड 4। तो आप देखिए इस MCQ को अच्छे से, अगर पता है तो आंसर कीजिए, अगर नहीं पता है तो आप रिसर्च करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। Till then students, take care, and if you want our smart books, so please do call us and you can book your copy. So till then, take care. Thank you so much.